हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको इजी नोट्स के 11 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिए थे। तो आज मैं आपको 12, 13, 14 और 15 चैप्टर में जो भी क्वेश्चन गलत हैं उनको भी मैं सही करके आपको सॉल्व करवा दूंगा और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उनको मैं दूर कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे इंडिया में 1948 से 1949 के बीच में शुरू हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ। तो ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? सन 1947 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में। तो दोस्तों, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ वो 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति पर किसने विचार किया? भारत सरकार ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने, उपरोक्त ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने। हमारा अगला प्रश्न है सरकार में विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए कौन सी परिषद ने विचार किया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने, सरकार ने, अंतर विश्वविद्यालय परिषद ने, उपरोक्त ए और सी दोनों। तो दोस्तों, हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ने। हमारा अगला प्रश्न है सर जॉन सार्जेंट ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? सन 1940 में, 1942 में, 1944 में या फिर 1946 में? तो दोस्तों, सर जॉन सार्जेंट ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपनी रिपोर्ट 1944 में प्रस्तुत की। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय शिक्षा विभाग का एक स्वतंत्र इकाई का रूप किसने प्रदान किया? केंद्रीय शिक्षा विभाग को एक स्वतंत्र इकाई का रूप किसने प्रदान किया? सर सार्जेंट ने, भारत सरकार ने, राधाकृष्णन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता कब प्रदान की? 1945 से 1946 में, 1946 से 1947 में, 1947 से 1948 में, 1948 से 1949 में। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1947 से 1948 के समय में। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने सार्जेंट योजना के सुझाव को स्वीकार करके 1945 में किसका गठन किया? शिक्षा योजनालय का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, उपरोक्त ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने सार्जेंट योजना के सुझाव को स्वीकार करके 1945 में शिक्षा योजनालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों की गठन किया था। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन कब हुआ? सन 1944 में, 1945 में, 1946 में या फिर 1947 में? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। आपको मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति, जिसको बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसका जो नाम का परिवर्तन है वो सन 1953 में चेंज किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। हमारा अगला प्रश्न है यह किस अनुच्छेद में है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 29 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 29 के भाग 2 में, अनुच्छेद 30 के 1 में या अनुच्छेद 30 के 2 में? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 का भाग 2 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहते हैं हमारा अनुच्छेद 29 का बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष आयु पूरी करने पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया? तो दोस्तों ये आता है हमारा अनुच्छेद, ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 45 के, अनुच्छेद 46 के, अनुच्छेद 47 के या फिर अनुच्छेद 48 के। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45 के। हमारा अगला प्रश्न है, मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में या फिर अनुच्छेद 27 में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानवाधिकार घोषणा पत्र के जो अनुच्छेद 26 था, आर्टिकल 26 में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। जो ये इजी नोट्स में हमें अनुच्छेद 25 दे रखा है, तो दोस्तों ये हमारा गलत है और अनुच्छेद 26 हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में या फिर अनुच्छेद 5 में? तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 4 ऑप्शन नंबर सी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब की गई? मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब की गई? 1943 में, 1945 में, 1946 में, 1948 में? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की घोषणा की गई, तो इसको हम 10 दिसंबर को इस प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है? तो दोस्तों ये प्रश्न ऊपर भी था, तो मैंने इसको आपको आंसर बताया था। इसका आंसर है अनुच्छेद 26 ना कि 25। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या फिर कलकत्ता में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो स्थित है, तो दोस्तों वो हमारा स्थित है, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को लागू करते समय नागरिकों के कितने प्रकार के मौलिक अधिकार को निर्दिष्ट किया गया था? 5, 6, 7 या फिर 8? तो भारतीय संविधान को लागू करते समय नागरिकों के लिए हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट किया गया था। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का विचार निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, एकात्मक और संज्ञात्मक विद्यालयों की सीनेट में कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे? 50 सदस्य, 60 सदस्य, 70 सदस्य या फिर 100 सदस्य? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संपत्ति के मूल अधिकार को कब वापस लिया गया? सन 1975 को, सन 1977 को, 1976 में, 1978 में? तो दोस्तों हमारा जो भारत के संविधान में संपत्ति का मूल अधिकार जो दिया गया था, तो उसको वापस जब लिया गया तो वो लिया गया था सन 1978 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 14 वर्ष? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो का है वो क्या कहता है? ऑप्शन है हमारे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का आ है वो कहता है कि मौलिक अधिकार उसमें वर्णित है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। ये 1952 और 1953 इसकी समावधि है। चलिए दोस्तों इसके भी प्रश्नों को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न हमारे गलत हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1952 को, 23 दिसंबर 1953 को, 25 सितंबर 1953 को या फिर 25 अगस्त 1955 को। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1952 को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन, लक्ष्मण, स्वामी मुदालियार या फिर विलियम हंटर, दौलत सिंह कोठारी। तो माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष के जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार जी थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जानते हैं? कोठारी आयोग के नाम से, राधाकृष्णन आयोग के नाम से, हंटर आयोग के नाम से या फिर मुदालियार आयोग के नाम से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुदालियार आयोग के नाम से हम माध्यमिक शिक्षा आयोग को जानते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार से आयोग का गठन करने के लिए किसने आग्रह किया? केंद्र ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, राज्य परिषद ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने आग्रह किया था भारत सरकार से इस आयोग को गठन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य करना, माध्यमिक शिक्षा का आधार शिल्प हो, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मुदालियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की निर्धारित की गई है? 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की या फिर 8 वर्ष की। तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो 7 वर्ष की निर्धारित की गई है, जिसमें 3 वर्ष जो है वो है हमारा माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष है उच्च माध्यमिक शिक्षा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक होगी? कक्षा 4 से 8 तक, कक्षा 5 से 11 तक, कक्षा 5 से 10 तक, कक्षा 6 से 12 तक। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 5 से 11 तक, क्योंकि कक्षा 12 को बीए के साथ इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्लियर कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण काल का कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। तो दोस्तों इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग जो हैं, एक है जूनियर माध्यमिक और एक है उच्चतर माध्यमिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षण काल के 2 भाग कौन कौन से हैं? कौन से शिक्षण काल के? माध्यमिक शिक्षा आयोग के काल के भाग कौन कौन से हैं? तो माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उपरोक्त दोनों या फिर निम्न माध्यमिक, निम्नतर माध्यमिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों है, जूनियर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कितने वर्ष हो? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष हो। हमारा अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा के कौन से उद्देश्य हैं? व्यवसाय कुशलता में वृद्धि, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दोस्तों हमारा 12 नंबर पर प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए आयोग ने कितने प्रश्नों का प्रतिवेदन तैयार किया? 100 प्रश्नों का, 150 प्रश्नों का, 200 प्रश्नों का या फिर 224 प्रश्नों का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें किसी बुक में 224 प्रश्न दे रखे हैं और किसी में 244 प्रश्न दे रखे हैं। तो दोस्तों आप इसको सही से देख के जाना। अगर ऑप्शन में आपको 224 दे तो आपको 224 को सही करना है, और यदि ऑप्शन में 244 दे तो आपको 244 को सही करना है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान समस्याओं की जांच के लिए कितने अध्यायों का प्रतिवेदन तैयार किया? 10 अध्यायों का, 15 अध्यायों का, 20 अध्यायों का या फिर 25 अध्यायों का। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है वो आंसर है 15 अध्यायों का। दोस्तों अगर आपको पेपर में 14 अध्याय भी दे दिए जाए तो ये भी हमारा आंसर सही है, 14 अध्याय। ठीक है दोस्तों,
हमारा अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के सदस्य कौन थे? ए लक्ष्मण स्वामी, ए एन बसु, ए एस दारी या फिर जॉन क्रिस्टी या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ई सॉरी ये सभी थे। हमारा अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? ए एन बसु, ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्रीमती हंसा मेहता या फिर श्रीमती एम टी व्यास। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए एन बसु ये थे, ए एन बसु थे ये सचिव थे और एम एस चारी ये हमारे सहायक सचिव थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन होते? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन थे? के जी सहदेव, एम टी व्यास, श्रीमती हंसा मेहता, श्री के एल श्रीमाली। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर एक, के जी सहदेव जो थे वो हमारे शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के महासचिव कौन थे? श्री जे एल तारापुरवाला, डॉक्टर एम एस चारी, श्री के एल श्रीमाली या फिर श्री के जी शेवदन। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया था, ऊपर बताया था कि डॉक्टर ए एम एस चारी जो थे वो हमारे सहायक सचिव थे या फिर हम इनको सह सचिव भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों में किन गुणों का विकास किया जाना चाहिए? बौद्धिक गुणों का, सामाजिक गुणों का, नैतिक गुणों का या फिर ये सभी गुणों का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमें पूर्व में अंकित सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण इकाई और तैयारी का स्तर मात्र नहीं है। इस अवधि के अंत में छात्र यदि वह चाहे जीवन उत्तरदायित्व को ग्रहण करने और उपयोगी व्यवसायों को अपनाने की स्थिति में होना चाहिए। यह कथन किसका है? आयोग का, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का, सरकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ये जो कथन है ये कथन है आयोग का। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, नवीन संगठन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा प्रारंभ कितने वर्ष बाद होना चाहिए? तो ये 4 से 5 वर्ष बाद होना चाहिए। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों के ग्रामीण विद्यालय में पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करना चाहिए? बागवानी, पशुपालन, उपरोक्त ए और बी दोनों या फिर इतिहास। तो दोस्तों हमारा आंसर है कि ग्रामीण विद्यालयों में पाठ्यक्रम में बागवानी और पशुपालन दोनों को सम्मिलित करना चाहिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र व राज्य सरकारों को मेरिट के आधार पर चुने छात्र को क्या देना चाहिए? मेडल या पुरस्कार, सर्वोच्च स्थान, निःशुल्क छात्रत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो छात्र मेरिट के आधार पर चुने जाएं उन्हें निःशुल्क छात्रत्व देना चाहिए। निःशुल्क छात्रत्व का मतलब है कि आगे की पढ़ाई उनकी फ्री कर दी जाए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आयोग ने स्त्री या बालिकाओं के लिए किस विषय की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए? मनोविज्ञान की, गृह विज्ञान की, राजनीति की या फिर समाजशास्त्र की। तो महिलाओं के लिए इन्हें गृह विज्ञान की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा से संबंधित मामलों में शिक्षा विभाग को परामर्श देने के लिए राज्य में किस परिषद व गठन का किया जाना चाहिए? किस परिषद का गठन किया जाना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण परिषद का, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का, राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है, जब बात राज्य की जाए तो हमारा होगा राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 छात्र, 20 से 30 छात्र, 40 से 50 छात्र या 50 से 60 छात्र। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 से 40 छात्र। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग, जिसका समय 1964 से 1966 रहा है। चलिए दोस्तों इसके भी हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है,
भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया? सन 1964 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या फिर 1958 ईस्वी में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1964 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? राधाकृष्णन, विलियम हंटर, मुदालियर या फिर प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी हमारे जो थे वो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1966 में भारत सरकार का तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? DS कोठारी, MC छांगला, आचार्य नरेंद्र देव या फिर श्री JP नायक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MC छांगला जो थे वो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री बने थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना कब हुई? 1952 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1954 ईस्वी में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा समपहलुओं प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, प्राविधिक का सर्वेक्षण करे और संस्तुतियां प्रदान करे जिनसे समस्त स्तरों पर हमारी प्रणाली का उन्नत करने में सहायता मिल सकती है। यह कथन किसने कहा? प्रोफेसर DS कोठारी का है, JP नायक का है, डॉक्टर राधाकृष्णन का है या श्री AR दाऊद का है? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बात AS राधाकृष्णन ने कही थी। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव या फिर स्वामीनाथन मुदालियर? बात की जा रही है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे आचार्य नरेंद्र देव। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें स्वामीनाथन मुदालियर मत कराना क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, ना कि पुनर्गठन समिति के। तो पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया 1958 में, 1960 में, 1964 में या फिर 1968 में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है 1964 में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने अपना प्रतिवेदन शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 23 जून 1966 को, 23 जून 1964 को, 23 जून 1968 को या फिर 25 जुलाई 1970 को? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो था वो 29 जून को दिया था, 29 जून को। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगर बात की जाए सन की तो हमारी सन 1966 ही है, लेकिन यहाँ पर ये 23 जून ना होकर के यहाँ 29 जून है। ठीक है दोस्तों, आप इसको करेक्ट कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया? DS कोठारी के, AR दाऊद के, MC छांगला के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है MC छांगला के, ऑप्शन नंबर सी, MC छांगला, क्योंकि उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? तो दोस्तों शिक्षा आयोग का जो प्रतिवेदन था वो हमारा 3 भागों में विभाजित था। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा आयोग का क्या नाम था? शिक्षा समिति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्रीय समिति या फिर आयोग का प्रबंधन? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ये प्रगति की जगह विकास भी लिख के आ सकता है, तो दोस्तों आप इसको रिलेट कर लेना, यहाँ पर विकास भी होगा, विकास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था? समग्र शिक्षा एक इकाई के रूप में हो, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का एकमात्र साधन शिक्षा, शिक्षा का आधार भारतीय हो या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन सी शिक्षा संरचना प्रस्तावित की? 10+1+1,
10+2+1, 10+2+3, 10+2+2। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा की जो संरचना थी वो हमारी 10+2+3 रखी, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा आयोग के अंतर्गत शिक्षा के किस स्तर की जांच आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का विकास किसके माध्यम से हो सकता है? प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, या फिर संपूर्ण शिक्षा के। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शिक्षा के। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र की जांच करके किस प्रकार को प्रभाव दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र की जांच करके किस प्रकार की प्रणाली का विकास किया जा सकता है? तीव्र शिक्षा प्रणाली का, सुसंतुलित व सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का, तीव्र एवं सुसंगठित प्रणाली का, या फिर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुसंतुलित व सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के पूर्व शिक्षा ढांचे किस पर आधारित थे? ब्रिटिश ढांचे पर, भारतीय ढांचे पर, उपयुक्त ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा आयोग के जो पूर्व शिक्षा के ढांचे जो थे वो हमारे ब्रिटिश ढांचे पर आधारित थे। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के द्वारा किन चीज़ों का विकास किया जा सकता है? कृषि तथा उद्योगों का, रहन सहन के उच्च स्तर का, गरीबी दूर करने का, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था? देश का विकास करना, समाज का विकास करना, उपयुक्त ए और बी दोनों, या फिर शिक्षा के प्रति असंतुष्ट की भावना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के प्रति असंतुष्ट की भावना। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रति असंतुष्टि किन कारणों से प्रतीत हुई? निरक्षरता का समाधान नहीं हुआ, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम लागू नहीं हुए, या फिर ये सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया? दोमुखी कार्यक्रम, त्रिमुखी कार्यक्रम, पंचमुखी कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचमुखी कार्यक्रम चलाया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया? हमारे ऑप्शन है, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, शिक्षा द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे कहा? भाषा विकास को, नैतिक विकास को, चारित्रिक विकास को, या फिर राष्ट्रीय विकास को। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग ने शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए? विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीक शिक्षा का विकास हो, विज्ञान को प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक अनिवार्य अंग किया जाए, या फिर उच्च शिक्षा में कृषि एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अनुसार समाज व राष्ट्र की सेवा को शिक्षा के किस स्तर तक अनिवार्य किया जाए? प्राथमिक स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक, उच्च स्तर तक, या फिर सभी शैक्षिक स्तर तक। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी शैक्षिक स्तर तक। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्रवाई हेतु कार्यक्रम 1992। तो चलिए दोस्तों इसके भी प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न हमारे गलत हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1964 में, 1966 में, या फिर 1968 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर कब बल दिया? 1960 में, 1962 में, 1964 में, या फिर 1966 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1966 में। हमारा अगला प्रश्न है,
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 45 में या फिर अनुच्छेद 92 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है अनुच्छेद 45 में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया? 2+3+10, 10+2+3, 3+2+10, 10+3+2। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10+2+3। हमारा अगला प्रश्न है, 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ? 1969 में, 1970 में, 1973 में, 1974 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, QS पांदिकर, श्री P.A. माथुर, O.C. श्रीनिवास? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय समिति के। दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ? 1980 में, 1981 में, 1984 में या फिर 1986 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। हमारा अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या था? 1966 की नीति, 1968 की नीति, 1973 की नीति या फिर 1982 की नीति? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1968 की नीति। हमारा अगला प्रश्न है, मानवतावादी आदर्शों को स्थापित करने के लिए किस नीति को अपनाया गया? 1968 की शिक्षा नीति को, 1986 की शिक्षा नीति को, 1973 की शिक्षा नीति को या फिर 1982 की शिक्षा नीति को? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 की शिक्षा नीति को अपनाया गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 10+2+3 की संरचना कितने स्तर में बटी है? प्रथम 10 वर्ष में, 5 वर्ष प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष का हाई स्कूल, +2 इंटरमीडिएट स्तर, +3 त्रिवर्षीय प्रथम डिग्री कोर्स, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय मूल कौन से हैं? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा किस शिक्षा नीति को घोषित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, इसके लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, ये उन्हीं के कथन है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, इसके लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भाग हैं? 10 भाग, 12 भाग, 14 भाग या फिर 15 भाग? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके 12 भाग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कितने कार्यदल गठित किए? 20 कार्यदल, 21 कार्यदल, 23 कार्यदल या फिर 25 कार्यदल? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 कार्यदल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यदल में निम्नलिखित में कौन शामिल था? शिक्षा शास्त्री, विशेषज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कब प्रारंभ हुआ? 1968 में, 1970 में, 1972 में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1968 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में ए शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। वो ढांचा कौन सा था? वो ढांचा हमारा था 10+2+3 का। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर,
4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा स्तर, 3 वर्ष की उच्च शिक्षा की स्तर। तो दोस्तों हमारे आंसर ये तीनों सही हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? सर्वोदय विद्यालय, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या फिर साक्षरता कार्यक्रम। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 के अंतर्गत आया और इसमें कहा गया कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा को लागू किया गया। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे समवर्ती सूची में रखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 1968 में, 1972 में, 1976 में या फिर 1986 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे 1986 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में निरक्षरता उन्मूलन का कार्यक्रम कितने आयु वर्ग के लोगों के लिए होगा? 10 से 20 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से 40 वर्ष या फिर 15 से 35 वर्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियाद आवश्यकता क्या है? समान शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 20, सबके लिए शिक्षा हो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियाद है ये। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र क्या है? जात पात की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, लिंग भेद की शिक्षा या फिर सभी को समान शिक्षा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को समान शिक्षा। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ये खत्म होता है। दोस्तों आज आपको रात में 10 बजे एक और वीडियो मिलेगी जो हमारी पेपर सेकंड से रिलेटेड होगी।